गणितीय कक्षा में आज आपका स्वागत है। बच्चों, आपने अपने दैनिक जीवन में जब विद्यालय आते हैं तो आपकी उपस्थिति सबसे पहले लगाई जाती है। तो आपने अपनी उपस्थिति पंजिका में देखा होगा कि आपकी दैनिक उपस्थिति का ब्यौरा होता है, और जो परीक्षा फल पंजिका होती है उसमें आपके मासिक परीक्षा में कितने अंक आए हैं, वार्षिक परीक्षा में कितने अंक आए हैं, या सबसे अधिक अंक किस विषय में आए हैं, इस तरह की सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। तो ये सूचनाओं का संख्याओं का जो संग्रह किया जाता है, सूचनाओं का जो संग्रह किया जाता है उसको हम कहते हैं आंकड़े। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि सांख्यिकी क्या होती है और आंकड़ों का संग्रह करना क्यों आवश्यक है। सांख्यिकी का संबंध संख्याओं एवं संख्यात्मक आंकड़ों से है। इसमें हम आंकड़ों को एकत्र करना, व्यवस्थित करना और उनका वर्गीकरण करना सीखते हैं। बच्चों, आपने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा कि रेल के आने जाने का समय एक सारणी में लिखा होता है। तो उस सारणी को देखकर हम बता सकते हैं कि रेलगाड़ी कितने बजे आएगी और कितने बजे जाएगी। तो इस प्रकार आंकड़ों को देखकर हम अपनी सुविधा के अनुसार उन आंकड़ों को पढ़ सकते हैं और अपनी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आता है हमारा सांख्यिकी आंकड़े, जिसको हम कहते हैं डाटा। आंकड़े संख्याओं का वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि एक दिवसीय क्रिकेट मैच का स्कोर बोर्ड दर्शाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले बल्लेबाज का नाम है, फिर उनके द्वारा बनाए गए रन है, खेली गई गेंदें हैं और उन्हें कितना समय लगा है। तो इस सारणी को देखकर हम बता सकते हैं कि किस बल्लेबाज ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, किसने सबसे कम बनाए हैं, किसने सबसे कम समय लिया है, किसने सबसे ज़्यादा समय लिया है। तो इस प्रकार जो आंकड़े हमारे होते हैं वो संख्याओं का वे संग्रह होते हैं जो हमें कुछ सूचना देते हैं। तो इस प्रकार हम सारणी से अपनी सूचना प्राप्त कर सकते हैं जो भी हमसे पूछी जाती है। हमारी अगली स्लाइड में है आंकड़ों की विशेषताएं। पहला पॉइंट है हमारा, आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी प्रदेश में प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज प्रतिवर्ष एक समान नहीं रहती, बल्कि बढ़ या घट सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक प्रदेश में गेहूं की उपज दूसरे प्रदेश में प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज में अंतर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं, कि हमारा डाटा हर प्रदेश के लिए अलग अलग होता है। हमारा दूसरा पॉइंट है, सजातीय आंकड़े होने पर ही तुलना करके निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कक्षा के एक छात्र के गणित और दूसरे छात्र के विज्ञान और तीसरे छात्र के अंग्रेजी विषय के प्राप्तांकों की हमें तुलना करनी है। तो इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, किंतु यदि तीनों छात्रों के द्वारा केवल एक ही किसी विषय गणित, विज्ञान अथवा अंग्रेजी के प्राप्तांकों की तुलना करनी हो तो इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस विषय में किस छात्र की उपलब्धि अच्छी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सजातीय आंकड़े होने पर ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है, आंकड़े सदैव समूह में एकत्र किए जाते हैं। मान लीजिए कि किसी कक्षा में छात्रों की ऊंचाई का हमें अध्ययन करना है। तो इसके लिए कक्षा के सभी छात्रों की ऊंचाई ज्ञात करनी होगी, तभी उसका विश्लेषण करके हम कोई अनुमान या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक छात्र की ऊंचाई अथवा केवल एक आंकड़े से तुलना नहीं कर सकते। इसलिए तुलना करने के लिए हमें आंकड़े हमेशा सदैव समूह में लेने होंगे। लास्ट पॉइंट है हमारा, आंकड़े सदैव संख्यात्मक राशि में होते हैं। तो जो तथ्य संख्याओं में व्यक्त नहीं किए जा सकते उनका अध्ययन हम सांख्यिकी के अंतर्गत नहीं कर सकते, जैसे ईमानदारी, मित्रता, चरित्र आदि। तो इनका अध्ययन हम सांख्यिकी में नहीं कर सकते। केवल संख्यात्मक आंकड़ों का ही हम अध्ययन सांख्यिकी में कर सकते हैं। फिर आता है हमारा आंकड़ों को व्यवस्थित करना। हमारे जो आंकड़े होते हैं मूल रूप में अव्यवस्थित होते हैं। इनसे हम कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं कर सकते। तो इनसे निष्कर्ष निकालने के लिए सर्वप्रथम हमें इन्हें व्यवस्थित करना पड़ता है। तो आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले हम आंकड़ों को आरोही व अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, या फिर आंकड़ों का वर्गीकरण कर लेते हैं। पहला आता है हमारा, आंकड़ों को आरोही व अवरोही क्रम में लिखना। तो इसके लिए एक उदाहरण दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। एक परीक्षा में 8 छात्रों को 10 में से 8, 5, 7, 8, 9, 6, 10 अंक मिले। आंकड़ों को आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
आरोही और अवरोही क्रम तो बच्चों आपको पता ही होगा। आरोही क्रम में हम छोटे से बड़े पे चलते हैं और अवरोही क्रम में हम बड़े से छोटे पे चलते हैं। तो आरोही क्रम में इन आंकड़ों को व्यवस्थित करने पर हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी पड़ेगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इस तरह से हम सबसे छोटी संख्या पे पहुंच जाएंगे। अब प्रश्न ये आता है कि इन आंकड़ों को व्यवस्थित करने की क्या आवश्यकता है। तो इन आंकड़ों को व्यवस्थित करने पर हमें हमारा निष्कर्ष मिल जाता है। अब इन आंकड़ों को व्यवस्थित करने पे हमें दिख रहा है कि हमारा सबसे छोटी संख्या 5 है और हमारी सबसे बड़ी संख्या 10 है। तो हमें हमारी सूचना प्राप्त हो रही है। अगर हम वैसे देखें, उदाहरण में देखें, तो हमें नहीं पता लग रहा देखकर कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो आंकड़ों से सूचना प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उन्हें सबसे पहले आरोही व अवरोही क्रम में लिखना। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी आंकड़ों का वर्गीकरण करना। इसमें हम देखते हैं कि आंकड़ों को सारणीबद्ध कर उनको बारंबारता के साथ प्रस्तुत करने को हम बारंबारता बटन टैली चार्ट सारणी कहते हैं। आंकड़ों को चित्रों द्वारा प्रदर्शन को हम चित्रारेख या पिक्टोग्राफ कहते हैं और आंकड़ों को दंडारेख द्वारा प्रदर्शित करने को दंडारेख या बार ग्राफ कहते हैं। अब इन तीनों विधियों के बारे में मैं आपको अभी उदाहरण से समझाऊंगी। पहला आता है हमारा बारंबारता बटन सारणी या टैली चार्ट। बच्चों, जब हमारे पास आंकड़े बहुत अधिक संख्या में हो जाते हैं तो उनका वर्गीकरण करने में हमें कठिनाई होती है, तो हम बारंबारता बटन सारणी का प्रयोग करते हैं। अब इस उदाहरण में आप देख रहे होंगे कि एक संख्या कई बार आ रही है, तो इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो इसके लिए हम इन संख्याओं की टैली चार्ट या बारंबारता सारणी बनाएंगे। सारणी में सबसे पहले क्रम संख्या लिखेंगे, फिर संख्या लिखेंगे, फिर टैली चिन्ह लगाएंगे और फिर उसकी बारंबारता लिखेंगे कि वह संख्या कितनी बार आई है। अब इस प्रश्न में संख्या 6 हमारी 3 बार आई है, इसलिए हमने 3 टैली चिन्ह लगाए हैं। जब हमारे पास 4 से अधिक टैली चिन्ह हो जाते हैं तो 5वीं रेखा हम तिरछी खींचते हैं, तो यह हमारा 5 का समूह हो जाता है। अब दिए गए प्रश्न में आप देख रहे होंगे कि संख्या 6 3 बार आई है, 7 2 बार आई है, संख्या 9 5 बार आई है। इसको हमने 4 सीधी रेखा और एक तिरछी रेखा से दर्शाया है। ये चिन्ह हमारा 5 को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार इस सारणी से हम अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक संख्या हमारी कितनी बार आई है। इसके बाद आता है हमारा चित्रारेख, जिसे हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। चित्रारेख आंकड़ों को चित्रों के रूप में निरूपित करता है। तो इस जैसे हमारा उदाहरण दिया है कि एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो अब हम इसको पिक्टोग्राफ द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखिए आप अगली स्लाइड में। देखिए हमने एक पौधा ले लिया, एक पौधा का चित्र लिया है जिसे हमने 50 पौधे के बराबर माना है। तो गुलाब के हमारे कितने पौधे थे? गुलाब के हमारे थे 300 पौधे। तो 300 पौधों के लिए 50 कितनी बार आएगा? 6 बार। तो हमने गुलाब में 6 पौधे बना दिए, तो हमारा ये 300 प्रदर्शित हो गया। इसी प्रकार हमने गेंदा, जूही, डहेलिया और रजनीगंधा को भी चित्र द्वारा प्रदर्शित कर दिया है। तो चित्र द्वारा प्रदर्शन को, इस सारणी को हम कहते हैं पिक्टोग्राफ या चित्र आरेख। तो इस चित्र आरेख को देखकर हमें हमारी सूचना आसानी से पता लग रही है कि गुलाब के कितने पौधे लगे हैं, गेंदे के कितने पौधे लगे हैं और डहेलिया आदि के कितने पौधे लगाए हैं। फिर आता है हमारा दंड आरेख। दंड आरेख यानी बार ग्राफ। आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा भी निरूपित किया जाता है। एक दंड आरेख में समान दूरी पर समान चौड़ाई के दंड क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर खींचे जाते हैं। प्रत्येक दंड की लंबाई वांछित सूचना दर्शाती है। अब जैसे हमारा ये उदाहरण है कि कक्षा 6 के 6 विद्यार्थियों द्वारा पूर्णांक 600 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं। इन्हें एक दंड आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो अब ये जो हमारी टेबल है, इसको हम दंड आरेख में कैसे निरूपित करेंगे, आइए देखते हैं हम अपनी अगली स्लाइड में। यहाँ देखिए, यहाँ हमने जो विद्यार्थियों के नाम थे वो हमने एक्स एक्सिस पर लिए हैं और जो उनके प्राप्तांक थे वो हमने वाई एक्सिस पर लिए हैं। वाई एक्सिस का पैमाना ये लिखा है, वाई एक्स पर 1 सेंटीमीटर 100 अंक के बराबर है। तो हमने देखा कि अमिता के कितने अंक आए थे? अमिता के आए थे 450। तो हमने उसे एक बार से शो कर दिया है, एक दंड आरेख से। तो ये जो हमारे बार ग्राफ बने हैं इन्हें हम कहते हैं दंड आरेख, जो हमें हमारी सूचना प्रदान करते हैं।
आज के सांख्यिकी के पाठ में हमने पढ़ा कि सांख्यिकी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आंकड़ों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आंकड़ों को व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं, उनको आरोही व अवरोही क्रम में लिखकर या उनका वर्गीकरण कर आंकड़ों का वर्गीकरण करने के लिए हम बारंबारता बटन सारणी बना सकते हैं, ये चित्रालेख बना सकते हैं या फिर दंड आरेख बना सकते हैं। तो आपने ये सब विधि आज पढ़ी जिससे हम अपने आंकड़ों से हम अपने निष्कर्ष आसानी से प्राप्त कर सकें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।